दोस्तों सबको राम राम। रुपया रूट्स चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको इससे पहले ये जो लेसन का पार्ट 1 है 1C का पार्ट 1, उसके अंदर हमने आईपीओ से किसी भी कंपनी की स्टार्टिंग से लेके आईपीओ तक की लिस्टिंग की हर वो छोटी से छोटी बात की चर्चा की है जो उस चीज़ को हमारे को इम्पोर्टेंट है भविष्य के लिए। भविष्य में जो भी हम ट्रेडिंग भी करेंगे, आगे जाके लाइव ट्रेडिंग सब कुछ होगा, सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे, तो उसके लिए वो लेसन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब उसी लेसन के रिगार्डिंग कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड हैं जिनको मैं अलग से आपको सेपरेटली पार्ट वाइज एक एक वर्ड करके उसका मतलब, उसका काम और किस लिए वो ज़रूरी है, सारी चीज़ें उससे रिलेटेड आपको मैं आज बताऊंगा। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ। अगर आप सोच रहे हो कि स्टॉक मार्केट को आप 1-1.5 घंटा या 2 घंटे के अंदर पूरा समझ गए और मार्केट से प्रॉफिट बुक करने के लिए आप रेडी हो जाओ, तो ये पॉसिबल नहीं है। और मैं ये सब चीज़ें नहीं सिखाता हूँ, मैं वो चीज़ सिखा रहा हूँ। अगर आपको स्टॉक मार्केट के अंदर एक स्टार्टिंग से लेके अगर हर चीज़ को बारीकी से सीखना है और फिर अपने फाइनेंशियल गोल को आपको अचीव करना है, तो आप मेरी तरफ से 100% उस चीज़ के लिए रेडी हो जाओगे, ठीक है। लेकिन 2 घंटे में एकदम सिखा कर आपको करोड़पति मैं नहीं बना सकता, तो वो चीज़ इस चैनल पे बिल्कुल नहीं है। जेन्युइन अगर आपको सीखना है पार्ट वाइज तो आप सीख सकते हो, ठीक है। तो अब बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आईपीओ क्या है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ वो होता है जब कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कंपनी आईपीओ के माध्यम से अपनी कंपनी का डेवलपमेंट करना चाहती है या उसका डेट चुकाना चाहती है या कोई भी किसी और पर्पज़ के लिए या अपना प्रोडक्ट प्रिपेयर करने के लिए या कोई नया प्लांट लगाने के लिए कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के पर्पज़ से वो आईपीओ लेके आती है। आईपीओ का मतलब यही होता है, सामने आपके लिखा भी है, आप इस चीज़ को देख सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। एनएसई बीएसई पे किसी भी जगह अपने आप को लिस्ट करने के लिए जब कोई भी प्राइवेट या सरकारी कंपनी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के पर्पज़ से, पैसा जुटाने के पर्पज़ से जब एनएसई बीएसई पे लिस्ट होती है या मार्केट में आईपीओ को लॉन्च करती है, तो लोग उसको परचेज करते हैं, आईपीओ को खरीदते हैं और उस पैसे से वो अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है। यही आईपीओ का मतलब होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डीआरएचपी। डीआरएचपी क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। सेबी के नियमानुसार जब किसी भी कंपनी को आईपीओ अगर लेके आना है तो उससे पहले अपनी कंपनी का डीआरएचपी सेबी की वेबसाइट के ऊपर ही उसको अपलोड करना पड़ता है, सेबी को प्रोवाइड करना पड़ता है। और वो डीआरएचपी जब आईपीओ मार्केट में आता है तो उस टाइम पर आम निवेशक, रिटेल इन्वेस्टर कोई भी उस डीआरएचपी को देख सकता है, पढ़ सकता है। अब इस डीआरएचपी के अंदर होता क्या है? डीआरएचपी के अंदर कंपनी की पिछले 5 साल की फाइनेंशियल ग्रोथ से रिलेटेड पूरा डाटा होता है, उसका जो भी इन्वेस्टर से पैसा वगैरह जो उसने उठा रखा है सब कुछ होता है, आगे का भविष्य के उसके बिजनेस को लेके क्या प्लान है वो भी होता है, उसमें उस कंपनी का रिस्क कितना है, वो रिस्क के जो फैक्टर हैं वो भी डीआरएचपी के अंदर मेंशन होते हैं। हाँ, बैंड प्राइस जो आईपीओ का रखा जाएगा वो उस डीआरएचपी के अंदर नहीं मेंशन होता, क्योंकि वो बैंड प्राइस बाद में डिसाइड किया जाता है मर्चेंट बैंकर की हेल्प से। मर्चेंट बैंकर का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। ये डीआरएचपी का आपको मैंने बता दिया। अब एग्जाम्पल के साथ में दे रखा है, आपको चाहिए तो देख सकते हो, पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सेबी। अब यहाँ हम सेबी का जो रोल है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका रोल आईपीओ के मामले में क्या रोल होता है सेबी का? आईपीओ के मामले में सेबी का रोल होता है कि जो डीआरएचपी कंपनी के द्वारा सेबी को प्रोवाइड किया जाता है आईपीओ लाने के पर्पज से, तो सेबी ये इंश्योर करती है कि उस डीआरएचपी के अंदर उस निजी या सरकारी कंपनी के अंदर, प्राइवेट या गवर्नमेंट कंपनी ने जो आईपीओ लाने वाली है, उसने उसके अंदर जो डाटा दे रखा है क्या वो डाटा सही है, क्या उस डाटे के अंदर कुछ हेरफेर तो नहीं की गई। ये सब चीज़ें से भी इसलिए सुनिश्चित करती है क्योंकि उस आईपीओ के थ्रू रिटेल इन्वेस्टर भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके रिस्क को ध्यान में रखते हुए उनकी जो राइट्स हैं, उनके राइट्स की सिक्योरिटी के पर्पज से, उनके हितों की रक्षा के लिए से भी ये सब चीज़ें सुनिश्चित करती है। आईपीओ के पर्पज में सेबी का जो रोल है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है बीएसई। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब
इसका मैं बता देता हूँ कि ये भारत की सबसे बड़ी जो स्टॉक एक्सचेंज है उनमें से एक है। यह एशिया की सबसे पुरानी एक्सचेंजों में से भी एक है। जब कोई शेयर बीएसई के ऊपर लिस्टेड होता है तो नॉर्मली रूप से हर इंसान उस शेयर के अंदर अपनी ट्रेड कर सकता है, यही बीएसई होता है। फिर आता है एनएसई। एनएसई क्या होता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यह भी हमारा भारत का दो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है। कौन सी है प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज? वैसे तो स्टॉक एक्सचेंज ज़्यादा हैं, ज़्यादा कौन से हैं और कहाँ है, कहाँ उनकी ट्रेडिंग होती है, वो सब पीछे वीडियो के अंदर आ चुके हैं। सेम चीज़ दोबारा नहीं दोहराऊंगा, मैं वीडियो को और लंबा नहीं करना चाहता। जिस मैटर पे बात करने का कमिट किया है उस मैटर पे ही बात करूंगा, इसलिए बोलता हूँ पूरा वीडियो पार्ट वाइज देखते हो ताकि हर एक छोटी से छोटी चीज़ आपको समझ में आए। एनएससी का भी सेम सिस्टम है। इसके अंदर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग होती है उस चीज़ के लिए एनएससी जाना जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि निफ्टी एनएससी का एक प्रसिद्ध सूचकांक है। मतलब एनएससी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसका जो भी डाटा है वो निफ्टी के थ्रू आपको उसका परफॉर्मेंस मार्केट के अंदर दिखाई देता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, अंडरराइटर। अंडरराइटर को क्या बोल सकते हैं हम? दूसरा नाम क्या है? मर्चेंट बैंकर्स। मर्चेंट बैंकर्स का आईपीओ के मामले में क्या रोल होता है? जब कोई भी कंपनी अपना आईपीओ लेके आती है तो विदाउट मर्चेंट बैंकर के वो कंपनी आईपीओ नहीं लेके आ सकती। ना वो डीआरएस भी प्रिपेयर कर सकती है, ना वो बैंड प्राइस प्रिपेयर कर सकती है, ना वो उसकी मार्केटिंग कर सकती है। वो उसके बिना नहीं कर सकती, क्योंकि ये सेबी के रूल के अनुसार है। सेबी ने जो नियम बना रखे हैं उसके अनुसार किसी भी कंपनी को आईपीओ लाने से पहले अंडरराइटर या आप उसको मर्चेंट बैंकर्स भी बोल सकते हो, उससे कॉन्टेक्ट करके उसके थ्रू अपना आईपीओ मार्केट में उसको लेके आना होता है। और इसके अंदर उसका बहुत बड़ा रोल होता है, उसका बैंड प्राइस वगैरह सबको डिसाइड करने के लिए। ठीक है, ये होता है अंडरराइटर और मर्चेंट बैंकर्स। अब होता है बुक बिल्डिंग। अब ये बुक बिल्डिंग क्या है? यह आईपीओ में शेयरों का मुख्य मूल्य निर्धारित करने की एक प्रक्रिया। इसमें निवेशक एक निर्धारित मूल्य प्राइस बैंड के भीतर बोली लगाते हैं। बुक बिल्डिंग का मतलब हो गया किसी भी मर्चेंट बैंकर या किसी भी अंडरराइटर के द्वारा उस कंपनी का आईपीओ का प्राइस बैंड तय करना। उदाहरण के लिए किसी भी कंपनी का प्राइस बैंड तय किया गया है 100 से 105, तो आपको जो भी बोली लगानी है इस प्राइस के अंदर लगानी है आईपीओ के थ्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है प्राइस बैंड। ये आईपीओ में शेयरों की पेशकश के लिए निर्धारित मूल्य सीमा होती है। इसके अंदर जो फ्लोर प्राइस वो क्या है 100 और जो कैप प्राइस है वो 105। ये पीछे जो प्राइस बैंड तय किया गया था मर्चेंट बैंकर की सहायता से, उसके अंदर ये प्राइस हमने उदाहरण के तौर पे लिया था। उसी प्राइस का मैं एज एग्जांपल आपको प्राइस बैंड का मतलब समझाया। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है एंकर इन्वेस्टर। ये एंकर इन्वेस्टर क्या होते हैं? एंकर इन्वेस्टर कोई भी म्यूचुअल फंड्स कंपनी या फॉरेन इंस्टीट्यूट। अब फॉरेन इंस्टीट्यूट क्या होते हैं इसका भी पहले वीडियो में बता रखा है, हल्का सा बता देता हूँ। फॉरेन इंस्टीट्यूट मतलब फॉरेन की जो म्यूचुअल फंड्स कंपनियां होती हैं या इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं, इस टाइप की जो भी कंपनियां हैं, इंडिया की लगा लो चाहे फॉरेन की लगा लो, ये कंपनियां शेयर मार्केट के अंदर कोई भी आईपीओ जब मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर के लिए लिस्ट होता है या आईपीओ आता है, उससे एक दिन पहले एंकर इन्वेस्टर उस आईपीओ में अपनी बोली लगाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें एकदम फिक्स है, ये जो नियम है एकदम फिक्स है, इसके अंदर कोई हेरफेर नहीं हो सकता। प्रॉपर ये सेबी का जो रूल्स बना रखे हैं, उसने जो पॉलिसी बना रखी है, उन पॉलिसी के हिसाब से ये चीज़ें चलती हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक बताता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है QIB, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। सेम चीज़ है, इसके अंदर फ़र्क मैं बताता हूँ। फ़र्क ये है कि जो डोमेस्टिक जो FIs इन्वेस्टर होते हैं या जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो हमारी इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं, ये सब उसके अंदर पैसा लगाती हैं। इनको QIB बोला जाता है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। कोई भी आईपीओ मार्केट में आता है तो आपको लगता है कि वो सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर के लिए है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके लिए QIB का एक कुछ शेयर्स रखे जाते हैं, उनके लिए अलग से शेयर्स रखे जाते हैं, जो शेयर्स सिर्फ और सिर्फ वो इंस्टीट्यूशन ही बाई करते हैं। ठीक है, हर आईपीओ का ये नियम है। और जब किसी आईपीओ के अंदर
ये इंस्टीट्यूशन हैवी मात्रा के अंदर शेयर्स बाई करते हैं तो उस आईपीओ के अंदर एक विश्वास पैदा होता है, तो लोग उसको पॉजिटिव नजरिए से देखते हैं। और जब कोई इंस्टीट्यूशन किसी आईपीओ के अंदर कम पैसा लगाता है, ठीक है, उसके शेयर्स कम परचेज करता है, तो वहाँ विश्वास थोड़ा सा डाउन पड़ जाता है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन पूरी फुल एंड फाइनल रिसर्च करने के बाद में ही कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया एचएनआई, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। ये कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो इंडिया के अंदर जैसे जो हैवी इन्वेस्टर है, जो आईपीओ के अंदर 2 लाख से ज़्यादा रुपए का इन्वेस्ट करते हैं, उनका भी हर आईपीओ कंपनी एक अलग से शेयर्स का कोटा रखती है। वो शेयर्स कौन परचेज करता है? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, मतलब जिन इंडिविजुअल्स की सिंगल पर्सन की नेटवर्थ बहुत हाई होती है, वो लोग उस आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। उनका जो कोटा आईपीओ, किसी भी कंपनी जो आईपीओ ला रही है उसके द्वारा जो कोटा रखा जाता है, उस कोटे में से वो बोली लगाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रॉपर मार्केट के अंदर आईपीओ के लिए निर्धारित होती है। आपको लगता है कि सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर के लिए आईपीओ आता है, क्या रिटेल इन्वेस्टर पूरा पैसा डालते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर का जो शेयर्स है उसका कोटा अलग होता है, क्योंकि वो नॉर्मली 2 लाख रुपए से नीचे के शेयर बाई करते हैं, और जो 2 लाख से ऊपर के शेयर बाई करते हैं वो कौन होते हैं? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। और इंस्टीट्यूशनल्स के लिए तो अलग से एक दिन पहले आईपीओ कंपनी शेयर रखती है, वो शेयर इंस्टीट्यूशन बाई करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है रिटेल इन्वेस्टर का। आपको बता दिया, ये आईपीओ के अंदर 2 लाख रुपए या उससे कम की राशि लगाते हैं। इनका कोटा, हर आईपीओ शेयर्स का कोटा इनके लिए अलग रखता है। ठीक है, उसके बाद आता है अलॉटमेंट। जब आपने किसी भी आईपीओ कंपनी के अंदर अपना पैसा लगा दिया आईपीओ परचेज करने के लिए, उसका जो बैंड प्राइस होता है, नॉर्मली क्या होता है, जब कोई आईपीओ आता है तो उसका बैंड प्राइस जैसे 100 से 105 रखा है, तो पर्सनली ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको 105 पे बिड लगाना है, क्योंकि मैक्सिमम प्राइस पे ही लोग बिड लगाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम प्राइस पे अलॉट होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। आपको शेयर आपको अलॉट होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं उसमें। अलॉटमेंट में क्या होता है, जब आपने पूरा पैसा आईपीओ जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है वो सारी हो गई और उसको मार्केट में लिस्ट होना है कंपनी को, तो उससे पहले लोगों को वो शेयर आवंटित किए जाते हैं। अगर शेयर्स की क्वांटिटी कम और खरीदने वाले लोग ज़्यादा हैं, ज़्यादा लोगों ने बोली लगाई है, तो शेयर्स कैसे आवंटित किए जाते हैं? एक लॉटरी सिस्टम के द्वारा। ठीक है, तो वही अलॉटमेंट की प्रक्रिया है। अब बात आती है लिस्टिंग की। तो लिस्टिंग के अंदर क्या होता है, जो भी आईपीओ वाली कंपनी है, जो भी वो कंपनी है जो आईपीओ लेके आती है, वो बीएसई या एनएसई के ऊपर जो कि पहले डिसाइडेड होता है, वहाँ अपने जो कंपनी है उसको लिस्ट कर देती है, और उसके बाद मार्केट के अंदर उनकी ट्रेडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, बाइंग और सेलिंग। ठीक है, यही लिस्टिंग होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रे मार्केट प्रीमियम। ये ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है? सबसे पहले ये बता देता हूँ, ये जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है यह इलीगल है, कानूनी नहीं है। ग्रे मार्केट के अंदर आप बोलते हो कोई भी आईपीओ है उसके ग्रे मार्केट के अंदर प्राइस ये चल रहा है, तो इसलिए ग्रे मार्केट के अंदर पर्सनली आपको बता देता हूँ कि इन्वेस्टमेंट नहीं करना, क्योंकि ये रिस्की है, इसलिए कानूनी तरीके से लीगल नहीं है। ग्रे मार्केट के अंदर क्या होता है कि जब कोई भी कंपनी का अगर आईपीओ आता है, तो उसका अगर 100 रुपये के ऊपर उसका बैंड प्राइस के ऊपर आईपीओ आ रहा है, अगर ग्रे मार्केट में उसका प्राइस 20 रुपये चल रहा है, तो लोग उसको ग्रे मार्केट में कितने रुपए पे परचेज कर रहे हैं? 120 पे। मतलब जहां आपको बैंड प्राइस 100 रुपये के ऊपर परचेज करने का मौका मिलता है, वहां पे 120 रुपये में परचेज कर रहे हो, प्लस गैर कानूनी तरीके से। इसलिए इस चीज़ से हमेशा बचना है, इसमें पैसा नहीं डालना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या है? किसी भी शेयर का वास्तविक मूल्य। आप किसी भी मार्केट के अंदर जब भी कोई परचेजिंग करते हो, तो YouTube के ऊपर ज्ञान बांटने वाले लोग आपको सलाह देते हैं कि हाँ ये शेयर फेस वैल्यू से कम है इसका प्राइस। वो कहाँ से देखोगे आप? वो आपको देखना है उस जो कंपनी का जो MOA है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, उसके अंदर आपको उस शेयर का जो एक्चुअल फेस वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी। उस फेस वैल्यू को आपको देखना है। ठीक है, फेस वैल्यू नॉर्मली बेसिकली जो एक्चुअल जो प्राइस है जो मार्केट के अंदर किसी भी कंपनी का चल रहा है, उस प्राइस से काफ़ी कम फेस वैल्यू होती है किसी भी कंपनी का। ठीक है, नॉर्मली ये इसकी परिभाषा ये है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं प्रीमियम। अब ये प्रीमियम क्या है?
यह वह राशि है जो कंपनी शेयर के अंकित मूल्य मतलब फेस वैल्यू से अधिक का चार्ज करती है। समझ गए? इसका मतलब ये होता है कि जब आईपीओ आता है और जिस बैंड प्राइस के ऊपर वो आईपीओ आ रहा है तो उसकी फेस वैल्यू से कहीं ज़्यादा उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, अब इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। अगर किसी भी शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपये है और आईपीओ में उसे 510 रुपये पे बेचा जाता है तो उसका जो एक्चुअल प्रीमियम क्या हो गया? 500 रुपये। मतलब उसका जो बैंड प्राइस है जितने में बेचा जा रहा है उसमें से उसकी फेस वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो उसका प्रीमियम आ जाता है। ये होता है प्रीमियम का मतलब। अब नेक्स्ट वर्ड आता है प्री आईपीओ प्लेसमेंट। यह एक आईपीओ से पहले इंस्टीट्यूशनल्स इन्वेस्टर और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, इससे पहले जो मैंने आपको बता दिया, स्किप मार के देख रहे हो तो पीछे जाके देख लो उस चीज का मतलब। ठीक है, सीधे तौर पर शेयर बेचे जाते हैं इनको पूंजी जुटाने के लिए। ठीक है, जब कोई कंपनी आईपीओ लेके आती है तो आईपीओ लाने से जब मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर के लिए वो आईपीओ आता है तो उससे पहले ही वो आईपीओ के कुछ शेयर्स जो कि इंस्टीट्यूशंस और जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स लोग होते हैं, जो सिंगल पर्सन जिसके पास में बहुत ज़्यादा कैपिटल होती है, इंस्टीट्यूशन मतलब म्यूचुअल फंड्स कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनियां और जो भी है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां सारी आ गई, उसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आ गए। इन सब के लिए अलग शेयर का क्वांटिटी का कोटा रखा जाता है। उस कोटे के अंदर ये कंपनी ऑलरेडी वो शेयर उनको दे चुकी होती है या ये लोग उस शेयर के अंदर अपना पैसा लगा चुके होते हैं। उसी को बोलते हैं प्री आईपीओ प्लेसमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड आता है ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये तो नया वर्ड है, इसका मतलब तो आपको जानना ही चाहिए। हर चीज नहीं है जिसको नहीं पता, जिसको पता है वो थोड़ा सा डिटेल से समझने का मौका मिलेगा ताकि आगे जब आप ट्रेडिंग करो तो आपको मजा आएगा किसी भी कंपनी को समझने में। आप मतलब कॉन्फिडेंट रहोगे, हाँ ये वो चीज है, इस वर्ड का ये मतलब है तो मुझे यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। ESOP क्या होता है? यह एक ऐसी प्लान होता है जिसके तहत कोई भी कंपनी अपने जो एम्प्लॉयज होते हैं उन एम्प्लॉयज को कुछ शेयर अलॉट करती है आईपीओ मार्केट में लिस्ट करने से पहले। ऐसा क्यों करती है? ताकि एक तो उसके जो एम्प्लॉयर हैं उनको वो भरोसा दिलाती है, मतलब एक तरह से अपनापन दिखाती है। अपनापन क्यों दिखाती है? क्योंकि पहले अगर जो मार्केट के अंदर जो आईपीओ आता है उसका जो बैंड प्राइस होता है उस बैंड प्राइस से कहीं कम प्राइस के ऊपर वो अपने एम्प्लॉय को शेयर दे देती है ताकि वो एम्प्लॉय जब आईपीओ मार्केट में लिस्ट हो तो कुछ प्रॉफिट और बेनिफिट बुक कर सके। ये कोई भी कंपनी अपना जो एम्प्लॉय होता है उनका भरोसा कायम रखने के लिए ये स्टेप उठाती है। जैसे इससे पहले टाटा ने आईपीओ लाने से पहले अपने कर्मचारियों को शेयर्स दिए थे जिन्होंने लिस्टिंग के ऊपर बढ़िया प्रॉफिट बनाया था। ठीक है, अब अगला होता है लॉक इन पीरियड। अब ये लॉक इन पीरियड वर्ड का मतलब बताता हूँ आपको मैं। आपको पता है तो आप बता दो, लेकिन आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है क्योंकि आपको प्रॉपर नहीं पता। थोड़ा बहुत नाम सुना है, लॉक इन पीरियड मतलब लॉक इन पीरियड। अब इसका मतलब बताता हूँ। जब कोई भी कंपनी का जन्म होता है और आईपीओ तक आती है तो उस जर्नी के दौरान कंपनी कब कब जो जो फंडिंग जिन जिन लोगों से पार्ट वाइज उठाती है उन लोगों को आईपीओ आने के बाद में एकदम पैसा निकालने की मंजूरी नहीं देती, क्योंकि इससे मार्केट के अंदर उस कंपनी के स्टॉक के ऊपर सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। ठीक है, लॉक इन पीरियड आप बोलोगे कब कब कौन सी फंडिंग उठाती है, क्यों उठाती है, किस लिए उठाती है और उन लोगों को क्या बोलते हैं जिनसे वो फंडिंग उठाती है। तो भाई पिछला चैप्टर देख लो पार्ट 1, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। नहीं आती है तो कमेंट कर दो, रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, शॉर्टकट किसी भी चीज का नहीं होता और जो शॉर्टकट अपनाते हैं वो हमेशा परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। ठीक है, क्योंकि डिटेल से चीजों को समझोगे तो आपको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा काम करने में। ठीक है, और थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे डाल भी देता हूँ, ये चीज आप देख लेना। ठीक है, और नॉर्मली लॉक इन पीरियड होता है, उसका ड्यूरेशन यहाँ पे दे रखा है 6 to 1 मंथ का। अब इनमें मेरे से ये मत पूछना ये जो प्रमोटर क्या होते हैं, मर्चेंट बैंकर्स का आपको मैंने इसमें बता ही रखा है। इसके अंदर जो भी एंकर इन्वेस्टर होते हैं वो क्या होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होते हैं, प्राइवेट इक्विटी क्या होते हैं, पार्ट ए फंडिंग क्या होती है,
पार्ट बी फंडिंग क्या होती है भाई, पिछला वीडियो देख लो, समझ लो, डिटेल से पता लग जाएगा, जबरदस्त हेल्प मिलेगी आपको उन सब चीज़ों से। मैं बता रहा हूँ ये लेसन तभी देखना जब पार्ट 1 देख लो, क्योंकि पार्ट 1 देखने के बाद में ये हर चीज़ आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है रजिस्ट्रार टू द इशू। अब ये रजिस्ट्रार टू द इशू क्या होता है? बेसिक नाम आपने सुना है, ये डिटेल आपको कहीं नहीं मिलेगी, यूट्यूब के अंदर सर्च मार के देख लेना। जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं जो 2 घंटे में मार्केट का पूरा ज्ञान दे देते हैं, वहां भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो रजिस्ट्रार टू द इशू का मतलब होता है जब आईपीओ के अंदर आप पैसा लगा देते हो, जब आईपीओ के जो शेयर्स होते हैं आपको आवंटित किए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, तो कुछ लोगों को जब शेयर से ज़्यादा अगर उनकी बोली लगती है, उनकी बिड लगती है, तो लॉटरी सिस्टम होता है। तो लॉटरी सिस्टम के अंदर जिनको शेयर मिलते हैं उनको शेयर क्या मिले हैं, जिनको शेयर नहीं मिलते तो क्या उनका पैसा उनको रिफंड हुआ है। इस प्रोसेस को जो ट्रैक करती है, इस प्रोसेस को प्रॉपर जो अपनी निगरानी में कराती है, उनको क्या बोलते हैं? रजिस्ट्रार। ठीक है, ये भारत की 2 प्रमुख कंपनियां हैं जो रजिस्ट्रार की ड्यूटी निभाती हैं। अगला क्या होता है? कट ऑफ प्राइस। कट ऑफ प्राइस क्या होता है? बुक बिल्डिंग प्रक्रिया। यह वह अंतिम मूल्य होता है जिस पर आईपीओ के शेयर आवंटित किए जाते हैं। मैं आपको वर्बली बता दिया था, बाय नेम अभी आपको पता लग गया। कट ऑफ प्राइस वो प्राइस होता है जब किसी भी आईपीओ का जो बैंड प्राइस होता है उसका जो लास्ट प्राइस होता है, जैसे 100 से 105 रुपये, मैंने क्या बोला था? 105 पे बिड लगाना, जिससे आपको आईपीओ मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कट ऑफ प्राइस क्या होता है? किसी भी आईपीओ का बैंड प्राइस का जो लास्ट मूल्य होता है, ठीक है, जो सबसे हाई प्राइस होता है, उसी को कट ऑफ प्राइस बोलते हैं। सिंपल परिभाषा बता दी, पढ़ के जानना तो पढ़ के जान लो, स्क्रीनशॉट चाहिए तो वो भी ले लो। ठीक है, तो आज का चैप्टर हमारा इधर ही खत्म होता है। अब आपसे हम विदा लेते हैं। रिक्वेस्ट है, ये वाला चैप्टर आपके काम का तब है जब आप इसका पार्ट 1 देख लोगे, सारी चीज़ें डिटेल से समझ लोगे। अब इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो किसी से भी रिलेटेड, तो आप हमारे पास अपना कमेंट के अंदर क्वेश्चन डाल दो, हम उसका रिप्लाई कर देंगे। और रिक्वेस्ट है, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी बहुत मेहनत की है हमने, तो उस मेहनत के बदले में इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। क्वेश्चन है कमेंट कर दो। इसी के साथ सबको राम राम।